कहानी की स्टार्टिंग हमें स्वर्ग को दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम स्वर्ग के अमर जादुई पेंसिल को देखते हैं, जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था, क्योंकि ये पेंसिल बहुत ही ज्यादा शरारती थी। इसीलिए ये जंजीरें उसे ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रख पाती हैं। वो जंजीरों को तोड़कर यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पे हेवन के मास्टर आ जाते हैं, ताइसिंग लासू। जब वो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि अमर जादुई पेंसिल यहाँ से गायब है, तो जो लड़का उसकी रखवाली कर रहा था वो उसे पूछते हैं कि अमर जादुई पेंसिल कहाँ पे है। निगरानी रख रहे छोटे लड़के को भी पेंसिल के बारे में पता नहीं होता है और वो अपनी इस गलती के लिए मास्टर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर को भी पता होता है कि अमर जादुई पेंसिल बहुत ही ज्यादा शरारती है, इसलिए वो छोटे बच्चे को ज्यादा डांटते नहीं है और उसे तुरंत ढूंढने के लिए कह देते हैं। छोटे बच्चे को पता नहीं होता है कि जादुई पेंसिल कहाँ पे गई होगी, लेकिन मास्टर को पता होता है कि जादुई पेंसिल को हमेशा ही नश्वर संसार में रहने की इच्छा होती है, इसलिए वो कहीं न कहीं नश्वर संसार की तरफ ही गया होगा। इसके बाद वो छोटे लड़के से कहते हैं कि जल्दी जाओ और अमर जादुई पेंसिल को ढूंढ कर लेकर आओ, क्योंकि स्वर्ग का एक दिन नश्वर संसार के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए तुम तुरंत उस पेंसिल को ढूंढने के लिए चले जाओ, क्योंकि वो जादुई पेंसिल बहुत ही ज्यादा शरारती है। दूसरी तरफ हम अमर जादुई पेंसिल को ही देखते हैं, जो कि जंजीरों से छूटने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो सीधा सच में नश्वर संसार की तरफ ही जाती है। आगे हम ताओवादी मंदिर के पुजारी को देखते हैं, जिन्हें भी अमर जादुई पेंसिल के आने का आभास हो जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अगले सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम हमारे हीरो से मिलते हैं, जिसका नाम मा लियांग होता है। वो अपनी बहन युआन को खुश करने के लिए एक प्यारी सी ड्राइंग बनाता है और कंप्लीट करने के बाद उसे दे देता है। युआन को भी ड्राइंग काफी अच्छी लगती है और वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। फिर वो अपने दिल की बातें बताने लगती है कि वो उसे लाइफ में बहुत कुछ करना है, उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जादुई पेंसिल आ जाती है, जो कि इनकी बातें सुनने लगती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए, नहीं तो स्वर्ग के लोग मुझे आसानी से ढूंढ सकते हैं। ऐसा सोचते हुए लियांग के सिंपल से पेंसिल के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो सिंपल सी पेंसिल जादुई पेंसिल बन जाती है। और इस बात से अनजान लियांग उसी पेंसिल से अपनी ड्राइंग बनाने लगता है। कुछ समय के बाद लियांग की एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे आती है। वो यहाँ पे आते ही सीन क्रिएट करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी बहन के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन ब्रेकअप फीस देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मुझे मेरे पैसे जल्द से जल्द चाहिए। ये सुनकर लियांग कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम लड़की हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तब मैंने तुम्हारी कॉलेज की फीस उठाई, तुम्हें कॉलेज भेजा, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और तुमने मुझे धोखा देते हुए एक अमीर पर्सन को डेट करना स्टार्ट कर दिया और ऊपर से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ब्रेकअप फीस दूं। मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं देने वाला हूँ, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन एक्स तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है और तभी उसकी नजर लियांग की ड्राइंग पे जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि लियांग ने गोल्ड्स की ड्राइंग बनाई होती है, जिसे देखकर एक्स उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि कभी रियल लाइफ में ये देखा भी है जो कि तुम इसकी ड्राइंग भी बना रहे हो। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में उसकी ड्राइंग को खराब करते हुए खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा मैजिक होता है और जादुई पेंसिल से जो सिंपल सी गोल्ड की ड्राइंग बनी होती है वो रियल लाइफ में आ जाती है और सोने की बारिश होने लगती है। जब रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों पे सोने की ईंट गिरती है तब वो काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन जैसे वो देखते हैं कि उन्हें चोट सोने की ईंट से लगी है तब वो उसे लूटने लगते हैं और अपने दर्द को अनदेखा करते हुए सभी लोग सोने की ईंट को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। इधर हम एक्स को देखते हैं, जो कि अभी भी लियान पे भड़की होती है और उसे पैसे मांग रही होती है, लेकिन लियान उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है और उसे धक्के मारते हुए बाहर निकाल देता है और कहता है कि दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। उसके जाते ही यहाँ पे युआन की डॉक्टर आ जाती हैं और लियांग को युआन की कंडीशन के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि जल्द ही हमें युआन का ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए हमें 1 लाख युआन चाहिए। ये सुनकर तो लियांग काफी शौक होता है, लेकिन डॉक्टर काफी अच्छी होती है। वो उसे कुछ टाइम देती है और कहती है कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लो, क्योंकि ज्यादा समय तक लेट करना तुम्हारे बहन के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाती है, लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद युआन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और अपने भाई से कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही हूँ, कभी पैसों से तो कभी हॉस्पिटल में तुम्हारे टाइम को वेस्ट करके। लियांग कहता है कि तुम पागल हो, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारा ध्यान रखना ये मेरी मजबूरी नहीं है। ये तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मैं तुम्हारा सेवा कर रहा हूँ। मॉम डैड के चले जाने के बाद तुम मेरे साथ हो, मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो और पैसों का इंतजाम तो बहुत ही आसानी से कर लूंगा, इसलिए तुम पैसों का चिंता बिल्कुल भी मत करना। तभी यहाँ पे लियांग का एक फ्रेंड आता है, जो कि लियांग को अपने साथ एक जगह पे लेकर जाना चाहता था, लेकिन लियांग जाने का नाम ही नहीं लेता है। तब वो उसे फोर्सफुली अपने साथ लेकर जाता है। कार में बैठने के बाद लियांग अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में मुझे कहाँ पे लेकर जा रहे हो। ये सुनकर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे जाने के बाद तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। लियांग उसे पूछता है कि तुम एक्चुअली में मुझे कहाँ पे लेकर जा रहे हो। तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो उसे सू पैलेस में लेकर जा रहा है। सू परिवार ने अपने पैलेस में एक ड्राइंग कंपटीशन रखा हुआ है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि प्राइज मनी काफी बड़ी है। लियांग उसे पूछता है कि कितनी बड़ी प्राइज मनी है। तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि 1 बिलियन प्राइज मनी है। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाता है। फ्रेंड बताता है कि जो सू फैमिली की
बेटी है सू वॉरियर, उसका जो पसंदीदा कुत्ता है वो गायब हो चुका है और वो चाहती है कि कोई उसके डॉग की अच्छी सी पिक्चर बना के दे दे, जिसके लिए वो 1 बिलियन तक देने को तैयार है। लियांग ये सुनकर अपनी बहन के बारे में सोचता है और कहता है कि कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन प्राइस मनी इतनी ज्यादा हाई है जिसे देखकर मुझे काफी डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। फ्रेंड कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी ड्राइंग करते हो और इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी ये रेडियो पे वायरल हो रही न्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि अभी अभी हॉस्पिटल में सोने की ईंट की बारिश हो रही है। ये सुनकर तो लियांग काफी हैरान होता है। वो कहता है कि जिस हॉस्पिटल की ये लोग बात कर रहे हैं उसी हॉस्पिटल में तो मैं भी था। काश यार मुझे भी सोने की एक ईंट मिल जाती। ऐसे बातें करते करते ये लोग अपनी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद लियांग बाहर निकलता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ बैठकर भीख मांग रही थी, जिसे देखकर वो उसके पास आता है, खाने की चीजें देता है और इसके बाद वो बच्ची को खुश करने के लिए उसकी बुक्स में ड्राइंग बनाता है जो कि सोने का सिक्का होता है और इसके बाद वो बच्ची खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ से जैसे ही जाता है, सोने के जो ड्राइंग होता है वो रियल में आ जाता है, जिसे देखकर माँ बेटी दोनों काफी खुश होती हैं और माँ जो होती है वो लियांग को धन का देवता ही समझ लेती है। इसके बाद लियांग सू पैलेस में एंटर होता है, जहाँ पे जाने के बाद वो काफी बड़ी बड़ी पेंटिंग देख रहा होता है, जिसमें ज्यादातर डॉग की पेंटिंग होती है, जिसे देखकर वो कहता है कि आजकल की डॉग की इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसके सामने इंसान छोटे पड़ गए हैं। ऐसा सोचते हुए वो आगे बढ़ता है, तभी उसे एक डॉग नजर आता है जो कि उसका अटेंशन अपनी तरफ क्रैक कर लेता है। जब वो उसे देखता है तब उसके गले का जो गोल्डन कॉलर होता है उस पे उसका ध्यान जाता है। वो उसे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि पास में रखे हुए बोर्ड पे वो उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। जैसे उसकी ड्राइंग कंप्लीट होती है तभी यहाँ पे जो घर का बटलर होता है वो यहाँ पे आता है अपने घर की मालकिन के साथ, जिसका नाम सू होता है। बटलर लियांग को देखकर उसे कोई चोर समझ लेता है और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियांग समय रहते वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जैसे ही ये दोनों उस पेपर के पास आते हैं तब वो देखते हैं कि सामने एक ड्राइंग बनी हुई है, जिसे देखकर बटलर उसे फेंकने के लिए लेकर जाता है, लेकिन ड्राइंग में जो सोने का पट्टा बना होता है वो रियल लाइफ में आ जाता है और पेपर से ड्राइंग भी गायब हो जाती है। ये देखकर बटलर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, लेकिन सू फैमिली जो कि काफी रिच फैमिली होती है और उसे जादुई पेंसिल के बारे में अपने पूर्वजों से पता होता है। जैसे ही सू ये सारी चीज देखती है उसे एक पल में ही जादुई पेंसिल के ख्याल आता है और वो कहती है कि शायद जादुई पेंसिल की वजह से ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बटलर को इसके बातों में भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी मालकिन को भी समझाता है और सू भी उसकी बातों में आ जाती है। आगे हम लियांग की एक्स को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और वो भी इस कंपटीशन में आया होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि आखिर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो 1 बिलियन कोई बड़ी रकम तो नहीं है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि मेरे लिए 1 बिलियन की कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सू फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते बनाऊं ताकि आगे चल के मेरा फायदा हो। ये सुनकर तो एक्स काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जैसे वो सामने से आते हुए लेन को देख के उसका मूड फिर से खराब हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि लेन यहाँ उसके पीछे पीछे आया है, इसलिए वो उसे बातें सुनाने लगती है, लेकिन लेन उसे समझाता है और बताता है कि वो यहाँ पे उसका पीछा करते हुए नहीं आया, वो तो यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। जो कि ये सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक्स और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही लेन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि कभी तुम इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए भी हो कि यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही आ गए। ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे बटलर भी आ जाता है और सबको शांत कराते हुए कहता है कि ये कोई मच्छी बाजार नहीं है जो तुम यहाँ पे इस तरीके से लड़ाई कर रहे हो। ये सू परिवार का पैलेस है और यहाँ पे शांति ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप में से सबसे आखिर में यहाँ पे कौन आया था और तुम में से आखिर वो कौन पर्सन था जिसने सू के ड्राइंग बोर्ड को टच किया था। ये सुनकर तो सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर में तो लियान आया था और बॉयफ्रेंड को भी एक मौका मिल जाता है लियान को परेशान करने के लिए, इसीलिए वो लियान की तरफ इशारा करने लगता है और बाकी लोग भी लियान की तरफ ही इशारा कर रहे होते हैं। सबको ऐसा लग रहा होता है कि बटलर अब तो लियान की अच्छी तरीके से क्लास लगाएगा और उसे धक्के मारते हुए यहाँ से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बटलर लियान के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है और कहता है कि जो डॉगी का पट्टा था उसे तुमने ही ड्रॉ किया था, वो ड्राइंग में सू को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। अब लियान इसके बारे में कुछ भी आगे बोले उससे पहले ही बॉयफ्रेंड बीच में आ जाता है और लियान को पैर से मारते हुए इससे दूर कर देता है। इसके बाद वो बटलर के सामने आता है और खुद को आगे करते हुए झूठ बोलते हुए बटलर से ये कहने लगता है कि वो सुनहरा डॉगी का पट्टा उसने ही बनाया था, लेकिन पहले वो सामने आने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। ये सुनकर बटलर उसकी बातें सुनता है और इधर लिन भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो सामने आकर तो सबके सामने एक्सप्लेन करना चाहता था कि उस सुनहरे पट्टे को उसने बनाया था, लेकिन वो इसमें ज्यादा झमेले में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो शांत रहकर वहीं पे सारी चीजें देखने लगता है। अब एक्स भी सामने आती है और अपने बॉयफ्रेंड की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करने लगती है और बताने लगती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छी सर्टिफिकेट हासिल की है ड्राइंग की कंपटीशन में। ये सारी बातें सुनने के बाद बटलर भी कह देता है कि ठीक है, अगर आपने उस चीज को बनाया था तो हम एक बार देखना चाहते हैं कि आप उन चीजों को किस तरीके से बनाते हो। ये सुनने के बाद भी बॉयफ्रेंड घबराता नहीं है। वो सोचता है कि मैंने तो अच्छे यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ अपने कॉलेज को पास किया है, तो मैं आसानी से ये सारी चीज ड्राइंग कर ही सकता हूँ। इसके बाद वो सामने आकर अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर देता है। लोगों ने जैसा इसके बारे में सोचा था वो सच में वैसा ही होता है
है और बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइंग कर रहा होता है। कुछ समय के बाद यहाँ पे सू फैमिली की इकलौती बेटी सू भी आती है, जिसे देखते हुए बटलर सारी बातें उसे बता देता है और कहता है कि जिस पर्सन को हम ढूंढ रहे हो वो यही है। और इसके थोड़ी ही देर के बाद बॉयफ्रेंड अपनी ड्राइंग को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद सू को दे देता है। सू उसकी ड्राइंग को देखती है और फिर अपने बटलर से कहती है कि माना कि इसकी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन जिस पर्सन को मैं ढूंढ रही हूँ ये वो पर्सन नहीं है, क्योंकि दोनों ही ड्राइंग के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। शायद मैं गलत हो सकती हूँ कि मैंने जादुई पेंसिल के बारे में गलत समझा, या फिर वो लड़का हमारे हाथ से पहले ही निकल गया। इसके बाद वो सामने आती है और बॉयफ्रेंड से उसकी ड्राइंग की तारीफ करती है। ये सुनकर तो बॉयफ्रेंड काफी खुश होता है। इसके बाद वो कंपटीशन स्टार्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर सभी लोग जाकर अपने अपने अकॉर्डिंग स्केचिंग की चीजें चूज करने लगते हैं। लास्ट में लेन, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड तीनों ही साथ में अपनी चीजें चूज करने के लिए जाते हैं। और जो बॉयफ्रेंड होता है वो चालाकी से टेबल पे रखी दोनों पेंसिल को अपने हाथ में ले लेता है। एक पेंसिल को वो अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है और दूसरा पेंसिल वो लिन को देने लगता है। और इसी चक्कर में वो जानबूझकर पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगता है कि मानो उसे ये सारी चीजें गलती से हो गई है। इसके बाद वो लिन को सलाह देने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पे बस एक्स्ट्रा हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। देखो तुम्हारी पेंसिल भी टूट गई, ये भी नहीं चाहती है कि ये तुम्हारे हाथों से कुछ भी यहाँ पे काम करे। ऐसा कहते हुए वो उसे डिमोटिवेट करने लगता है, लेकिन लिन को अपनी बहन की जान बचानी थी, इसीलिए वो इनकी बातों से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है। वो कहता है कि अगर पेंसिल टूट गई है तो कोई बात नहीं है, मेरे पास मेरी अपनी खुद की पेंसिल है। ऐसा कहते हुए वो अपनी पेंसिल के साथ अपने सीट को फाइनल करने के बाद एक सीट पे जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम सू के पिता को देखते हैं, जो कि ताओवादी मंदिर के पुजारी से ही बात कर रहे होते हैं और वो जादुई पेंसिल के विषय में वो बताते हैं कि मेरी बेटी ने बताया है कि वो जादुई पेंसिल मेरे घर पे है। ये सुनकर ताओवादी पुजारी काफी संतुष्ट होते हैं। वो कहते हैं कि काफी समय से स्वर्ग के गुरु भी उस जादुई पेंसिल को ढूंढ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में पता लगा देती हो और इस जादुई पेंसिल को ढूंढने में हमारी मदद कर देती हो तो उनकी कृपा से आपके परिवार का भाग्य 100 सालों तक खुल जाएगा और आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। इधर दूसरी तरफ सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग उस डॉगी की पेंटिंग बना रहे होते हैं। इन सभी की पेंटिंग को देखने के बाद लियान का कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे गिरने लगता है। वो इनसे अपना कंपैरिजन करने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं इन सभी को कंप्लीट कर पाऊंगा। थोड़ी देर के बाद बटलर के साथ यहाँ पे सू भी आ जाती है। बटलर सभी से कहता है कि अगर आप सभी की ड्राइंग कंप्लीट हो गई हो तो आप अपने ड्राइंग के पीछे अपना नाम, पता और फोन नंबर लिखते हैं। हमारी मैडम बाद में आप सभी की ड्राइंग को चेक करेंगी। ये सुनकर बॉयफ्रेंड एक्साइटेड में अपने आप को आगे दिखाने के लिए खुद ही अपने पोर्ट्रेट को लेकर सू के पास जाता है और उसे दिखाने लगता है। तब सू भी वही बात बोलती है जो कि बटलर ने कहा था। ये देखकर वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सू से कहता है कि क्या मैं बाकी लोगों की पेंटिंग कलेक्ट कर लूं। तब वो उसे अलाउ कर देती है। परमिशन मिलने पे वो सबसे पहले लिन के पास ही जाता है और उसकी पेंटिंग को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग को देखकर समझ नहीं आ रहा है कि तुमने आखिर बनाया क्या है। तभी इसकी एक्स भी आ जाती है और पेंटिंग का मजाक उड़ाते हुए इसे कहने लगती है कि तुम्हारी पेंटिंग को देखकर नहीं लग रहा है कि ये किसी डॉग की पेंटिंग है, ऐसा लग रहा है कि ये किसी मोटी बिल्ली की पेंटिंग है। ऐसे पेंटिंग को तो फाड़ देना चाहिए। ऐसा कहते हुए जैसे वो अपने हाथ पेंटिंग की तरफ बढ़ाती है वो उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तभी यहाँ पे सू भी आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब बॉयफ्रेंड कहता है कि ये पर्सन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं इसकी ड्राइंग को ही फाड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है वैसे ही सू उसकी ड्राइंग को देखकर एक ही पल में पहचान लेती है और फिर वो दोनों ही ड्राइंग के बारे में सोचती है। क्योंकि दोनों ही ड्राइंग सेम होती है इसलिए वो पहचान जाती है कि सामने वाला लड़का ही वही पर्सन है। लेकिन तभी बॉयफ्रेंड सामने आता है और उस ड्राइंग को फाड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर सभी उसे रोकते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है, वो उस ड्राइंग को फाड़ देता है। लेकिन तभी पेपर में बना हुआ डॉग रियल लाइफ में आ जाता है, जिसे देखकर सभी यहाँ पे डरने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सू उस डॉग को देखती है वो उसे एक पल में ही पहचान जाती है, क्योंकि ये उसका ही स्ट्रॉबेरी होता है। साथ ही वो ये भी जान जाती है कि लिन के पास जादुई पेंसिल सच में है, लेकिन लिन को जादुई पेंसिल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और इस चीज को सू नोटिस कर लेती है। फिर वो एक बार और पेपर को चेक करने के लिए उसके पास जाती है। तब वो देखती है कि लिन का पेपर पूरी तरीके से खाली है और उससे उसका नाम लिखा हुआ है। वो उसका बटलर ये सारी चीज देख रहे होते हैं और फिर वो सभी चीजों के बारे में जानने के लिए यहाँ से सभी लोगों को दूसरी जगह पे भेजने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए सू सभी से कहती है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी ड्राइंग की है, इसलिए सभी को प्राइज मिलेगा, आप लोग पैसे लेने के लिए दूसरे कमरे में जा सकती हो। बॉयफ्रेंड भी सू को बधाई देता है और कहता है कि बधाई हो, आपका डॉग अचानक से खिड़की से अंदर आ गया था, वैसे आपका डॉग आपको मिल गया है ना। सू कहती है कि हाँ, और इसके बाद वो फिर से अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए उसके पास जाने लगता है। सू जो कि बॉयफ्रेंड से छुटकारा चाहती थी वो उसकी पेंटिंग की तारीफ करती है और कहती है कि मैं इसे अपने पास रखूंगी, आप जाकर पैसे ले सकती हो। ये सुनकर बॉयफ्रेंड भी खुश हो जाता है और लिन की एक्स गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाती है और इसके बाद वो लिन के सामने बॉयफ्रेंड की बड़ाई हकने लगती है। लेकिन लिन का ध्यान इनकी बातों पे नहीं होता है, वो तो ये सोच रहा होता है कि क्या सच में वो डॉगी खिड़की से अंदर अचानक से आ गया था या फिर वो उसकी पेंटिंग से बाहर आया था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। फिर वो इन सारी चीजों के बारे में सोचना बंद करता है और कहता है कि मुझे भी पैसे लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। और जैसे वो आगे बढ़ता है सू उसे रोकती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पेंसिल को एक बार चेक कर सकती हूँ। लिन बिना हिचक के अपनी पेंसिल उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे रख सकते हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है।
है। ये देखकर सू को रियलाइज होता है कि शायद लिन को इस जादुई पेंसिल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो अपने आप से एक बार वो खुद से इस जादुई पेंसिल की जांच करना चाहती थी, इसलिए वो इस पेंसिल से ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जैसे वो यहाँ से बाहर निकलता है डॉक्टर उसके पास कॉल करती है। लिन खुशी से डॉक्टर को बताता है कि उसने कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन सामने से डॉक्टर उसे बताती है कि बुरी खबर है, धीरे धीरे तुम्हारी बहन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। अगर सही समय पे तुमने सारे पैसों का इंतजाम नहीं किया और सही समय पे तुम्हारी बहन की सर्जरी नहीं हुई तो शायद हम तुम्हारी बहन को खो देंगे। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि पेंटिंग तो बनाती है लेकिन कोई भी मैजिक नहीं होता है। यहाँ पे उसके पिताजी और साथ ही ताओवादी मंदिर के पुजारी भी आ जाते हैं। सभी बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर मैजिकल पेंसिल अपना काम क्यों नहीं कर रही है। तभी ताओवादी मंदिर के पुजारी कहते हैं कि हमें इन सारी चीजों की जांच एक बार फिर से शुरू से कर देनी चाहिए। हमें उस लड़के की अच्छी तरीके से तलाशी लेनी चाहिए और अपनी आंखों के सामने उसे एक बार फिर से ड्राइंग बनवानी होगी। शायद ये जादुई पेंसिल उसके हाथों द्वारा बनाई गई चीजों में जान डालती होगी और शायद उसके ही संपर्क में रहने की वजह से ये जादुई पेंसिल एक्टिव होगी। हमें किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सही तरीके से नहीं पता है, इसलिए हमें उस लड़के को एक बार फिर से बुलाना चाहिए। आखिर वो इस समय लड़का कहाँ पे होगा। कहती है कि शायद वो इस समय पैसे ले रहा होगा। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी बहन के बारे में ये सारी बातें जानकर बहुत ही ज्यादा टेंस हो गया होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब उसके पास 3 ही दिन बचा होता है उसकी बहन की जान बचाने के लिए। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने कुछ साल पहले अपने एक दोस्त को पैसे दिए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो पैसे उसे दे सकता है। वो अपने उस फ्रेंड हाउ के बारे में सोचता है। हम देखते हैं कि हाउ जब पूरी तरीके से कंकाल हो गया था तब वो लिंग के पास आता है। तब लिंग ने अपनी पूरी जमा राशि उसे देकर उसे सपोर्ट किया था और कहा था कि जब तुम सक्सेसफुल हो जाना तब मेरे पैसे वापस कर देना। तब हाउ ने उसे कहा था कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, जैसे ही मैं थोड़ा सा कामयाब हो जाऊंगा मैं तुम्हारे पैसे 100 गुना ज्यादा दूंगा। लिंग को हाउ की बातें याद आती हैं और वो हाउ के पास कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे मेरी बहन की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। लेकिन हाउ तो इस समय बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गया होता है, वो उसके कुछ पैसे भी उसे देने से इनकार कर देता है। तब वो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे अपने ही पैसे मांग रहा हूँ, मेरी बहन की जान खतरे में है और इसीलिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये सुनकर हाउ कहता है कि ठीक है, ज्यादा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास आकर पैसे लेकर जाओ, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी छोटी सी रकम तुम्हें दूं। बेइज्जती होने के बाद भी लिन अभी खुश होता है कि उसे पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपनी बहन की जान बचा सकता है। ऐसा सोचते हुए जैसे आगे बढ़ने वाला होता है तभी बटलर आकर उसे रोक लेता है और उसके पेंसिल को देते हुए उसे कहता है कि आपको अंदर फिर से बुलाया जा रहा है। लेकिन लिंग जाने से मना कर देता है और कहता है कि इसमें मुझे जरूरी में कहीं पे जाना है, इसलिए मैं बाद में आकर मिल लूंगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम हाउ को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर अपने फ्रेंड सबके साथ खाना खा रहा होता है, लेकिन लिन की बातें सुनने के बाद वो थोड़ा सा अपसेट हो गया होता है। और तभी यहाँ पे लिन की एक्स गर्लफ्रेंड लुई भी अपने बॉयफ्रेंड सेन हाउ के साथ यहाँ पे आ जाती है। सेन हाउ को जैसे ही ये लोग देखते हैं वो उसे इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिच सेन यहाँ पे सबसे ज्यादा रिच होता है, इसलिए हाउ उसका स्वागत बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। लू कहती है कि हमें यहाँ पे आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि सेन और मैं सू पैलेस में गए थे एक छोटी सी कंपटीशन के लिए और तुम सबको पता है वहाँ पे लिन भी आया था, लेकिन लिन की ड्राइंग सू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और मेरे बॉयफ्रेंड सेन की ड्राइंग सू को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, उसने इसकी तारीफ भी की थी। सभी काफी खुश हो गए होते हैं और अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे लिन भी आ जाता है। लिन को देखकर लुई पूछती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तब हाउ कहता है कि इसकी पैसे मांगने की आदत है, हर जगह पैसे मांगने के लिए पहुँच जाता है, आज भी मुझसे पैसे मांगने के लिए आया है और झूठ बोल रहा है कि इसकी बहन की तबीयत खराब है। वो सबको ये सच्चाई नहीं बताता है कि लिन ने कुछ साल पहले उसके बिजनेस में पैसों से उसकी मदद की थी। वो तो यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मानो वो लिन के ऊपर पैसों का दान कर रहा है। वो लिन से कहता है कि क्या पता तुम अपनी बहन के बारे में कहकर हमसे पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हो। सुनकर लिन कहता है कि पहली बात मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं मैं वही पैसे तुमसे मांग रहा हूँ, और दूसरी बात अगर तुम्हें मेरी बहन के बारे में तो तुम लुई से उसके बारे में पता कर सकते हो। ये सुनकर लुई कहती है कि मुझे उसकी बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और वैसे भी तुम्हारी बहन अगर सच में मर रही है तो उस पे पैसे इस तरीके से खर्चा करने की क्या जरूरत है, उसे ऐसे ही मर जाने दो और मेरे पैसे जो तुम्हारे पास है वो पहले मुझे लौटा दो। ये सुनकर लिन गुस्सा करता है, लेकिन बीच में हाउ आ जाता है और फिर वो लुई से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके जो पैसे हैं मैं वो तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर लिन से रहा नहीं जाता है। वो हाउ से कहता है कि जब इनमें से किसी ने भी तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं की थी तब मैं अकेला था जिसने तुम्हारी मदद की थी, तो तुम मेरे साथ अब ऐसा कैसे कर सकते हो। हाउ लिन पे ही उल्टा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि एक छोटी सी रकम के लिए तुमने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया है, आखिर मैं ये पैसे तुम्हें कैसे दे दूं। ये सुनकर लिन कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसों की जरूरत है, तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। ये सुनकर हाउ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। ऐसे कहते हुए वो बैठ जाता है और कहता है कि एक ही शर्त पे जब तुम मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगोगे फिर मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा, क्योंकि तुमने बस थोड़े से पैसों के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। लेकिन लिन हाउ के सामने खुद के ही पैसे मांगने के लिए उससे माफी नहीं मांगना चाहता था, क्योंकि ये उसके सम्मान की बात थी। लेकिन जब डॉक्टर ने लिन के पास मैसेज करके ये बताया कि हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज आ गए हैं और तुम्हारी बहन के लिए जगह नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए बाकी डॉक्टर तुम्हारी बहन को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी करना है वो जल्दी करो। ये सुनकर तो लिन के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता है, उसे मजबूरी में सबसे माफी मांगना पड़ता है
और झुककर वो माफी मांगता भी है, लेकिन इतने से इन सभी का पेट नहीं भरता है। वो कहते हैं कि तुम सबसे आसानी से और भी ज्यादा झुककर माफी मांगो, तुम्हारे माफी में ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें अफसोस है। ये सुनने के बाद भी लिन उनसे फिर से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि तावादी पुजारी के साथ और अपने पिताजी के साथ जादुई पेंसिल के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि जादुई पेंसिल सच में बहुत ही ज्यादा जादुई है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम उसका यूज बिना उसके मालिक की नहीं कर सकते हैं। ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी सू के डैड के पास कॉल आता है और पता चलता है कि उनकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, जिसपे उसके पिता काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। ये देखकर सू कहती है कि अगर हम उस पर्सन को, मेरा मतलब है कि हम लिन को लेकर वापस आते हैं और उसके हाथ में जादुई पेंसिल देते हैं, तो हम उससे अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। सभी को ये आइडिया अच्छा लगता है और सभी लोग लिन से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं और बटलर से पूछते हैं कि लिन कहाँ पे है, तो बटलर बताता है कि लिन को कोई इंपॉर्टेंट काम था इसलिए वो चला गया। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना। दूसरी तरफ हम हाउ को देखते हैं जो कि लिन को इतना ज्यादा नीचे गिराने के बाद भी उसका दिल नहीं भरता है। वो अब भी उसे कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारा सॉरी सुनाई नहीं दे रहा है। तब लिन जोर से सॉरी बोलता है, तब कि मेरे पैसे मुझे दे दो। तब लुई कहती है कि पैसे इतनी आसानी से नहीं कमाए जाते हैं जो कि तुम्हें दे दिया जाए। और फिर सभी दोस्त मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि लिन जितनी बार शराब पिएगा उसे उतनी बार पैसे दिया जाएगा। अगर वो शराब की बड़ी गिलास खत्म कर देता है तो उसे एक गिलास के लिए 50,000 युआन दिया जाएगा। ये सुनकर लियान ड्रिंक करने से मना कर देता है और कहता है कि ये बात तो तुम सब जानते हो ना कि मुझे ड्रिंक से एलर्जी है। हाउ कहता है कि देखो तुम मर्द बनो, ये एलर्जी वाली चीज ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, अगर तुम्हें पीना है तो पियो, नहीं तो जाने दो। अब लिन इनकी ये बात भी मान लेता है और कहता है कि मैं ड्रिंक करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद वो उनके हाथ से ग्लास लेता है और पीना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो पी रहा होता है उसकी हालत खराब हो रही होती है, लेकिन किसी को भी इस पे अफसोस नहीं होता है। वो तो इस समय को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। धीरे धीरे लिन पूरे ग्लास को खत्म कर देता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे जाने हैं। हाउ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मैं जो कहता हूँ वही मैं करता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो पैसे उसके सामने फेंक देता है। लिन धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करने लगता है। तब हाउ उसे देखते हुए कहता है कि अगर तुम अगली गिलास खत्म कर देते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख युआन दे सकता हूँ, लेकिन ये वाली गिलास उससे थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये सुनकर लिन कहता है कि क्या तुम सबको बिल्कुल भी मुझ पे तरस नहीं आता है, तुम सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हाउ कहता है कि पीना है तो पीकर 1 लाख युआन ले लो, नहीं तो मैं इस वाइन को नीचे भी गिराकर इस चीज को कंप्लीट कर सकता हूँ। तभी भी लिन के पास डॉक्टर एक बार फिर से कॉल करती है और बताती है कि कंडीशन हाथ से बाहर जा रहा है, इसलिए आपको जल्दी कुछ करना होगा। अब प्रेशर में आकर लिन को ये कदम भी उठाना पड़ता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को पीने के लिए भी रेडी हूँ। और फिर वो उस गिलास को भी पी जाता है, लेकिन इस बार इसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉमिट कर देता है। फिर हाउ उसके पैसे देने लगता है, लेकिन पैसे भी वो उसे आसानी से नहीं दे रहा होता है। वो उसे कुत्ते की तरह आगे बढ़ाता है और उसे पैसे देने लगता है। इस तरीके से वो उसे अब भी परेशान कर रहे होते हैं। वो पैसे लेकर जैसे ही जाने वाला होता है तभी वो कहते हैं कि 1 गिलास और है, 1 गिलास और है, अगर तुम उसे पीती हो तो हम तुम्हें 1,50,000 युआन दे सकते हैं। ऐसा कहते हुए एक पर्सन यहाँ से वॉशरूम में जाता है और ग्लास में अपनी पेशाब को रखकर बाहर लेकर आता है और कहता है कि अगर तुम इसे पीती हो तो पता है तुम्हें कितने सारे पैसे दिए जाएंगे। दूसरी तरफ हम सू फैमिली को देखते हैं। यहाँ पे बटलर किसी भी तरीके से लिन का पता लगाकर इन्हें बता देता है और फिर ये लिन के पास जाने के लिए घर से तुरंत निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि हाउ से कहता है कि मैंने तुम्हारे बुरे समय को पहचानते हुए अपने सारे पैसे एक बार में ही तुम्हारे कहने पे तुम्हें दे दिया था, लेकिन मेरे बुरे समय में तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रहे हो। ये सुनकर हाउ कहता है कि ड्रामा करना बंद कर दो, तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा ड्रामा करती हो। ऐसा कहते हुए हाउ उसे फिर से वो चीज पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंग उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से सारा का सारा गंदा पानी सैन के कोट के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से सैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इतनी महंगी कपड़े को खराब कर दिया। हाउ भी उससे बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिन इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पैसे को नीचे फेंक देता है और फिर वो हाउ को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। वो अपने पास से वो पेंसिल निकालता है और हाउ को धमकाने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तभी हाउ लिन को लात मारते हुए नीचे गिरा देता है और उस पेंसिल को ले लेता है और कहता है कि इस पेंसिल की इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुम इससे मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कहते हुए वो उस पेंसिल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई पेंसिल जो कि अपनी सुरक्षा खुद कर रही होती है उसके अंदर से मैजिक निकलती है, जिस वजह से हाउ दूर जाकर गिरता है। सभी लिन का ये एग्रेसिव बिहेवियर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि लिन ने आज से पहले किसी के साथ भी इस तरीके की हरकत नहीं की थी। तभी हम जादुई पेंसिल को देखते हैं जो कि अपने आप से बात करती है और कहती है कि मेरा मालिक तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे ही उसकी सुरक्षा करनी होगी। तभी हाउ लिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जादुई पेंसिल अपने मालिक लिन के ऊपर मैजिक कर देती है, जिस वजह से लिन अपना बचाव करते हुए हाउ को मारता है और फिर वो अपनी पेंसिल को लेने के बाद हाउ को धमकाने लगता है। वो बहुत सी बातें बोल रहा होता है, लेकिन जब जादुई पेंसिल की मैजिक खत्म हो जाती है और लिन अपने आप में आता है तब उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो सारी चीजें क्यों कर रहा है। वैसे ये लोग जब इस पेंसिल को देखते हैं तब वो उसे जज करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस छोटी सी पेंसिल से तुम हमारी जान ले सकती हो, हमें धमका सकती हो, और वैसे भी तुम हमेशा ही इस बेकार सी पेंसिल को लेकर अपने पास क्यों घूमते रहते हो, क्योंकि तुम्हें ड्राइंग करना तो आता ही नहीं है। ऐसा कहते हुए सभी उसके ड्राइंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर आज तुम कोई
कोई अच्छी सी ड्राइंग बना देती हो, जैसे कि टैंक, जिससे कि तुम हमारे ऊपर हमला कर सको, अगर ऐसी कोई अच्छी सी ड्राइंग बना देते हो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। लेन इनकी सभी बातें आराम से सुन रहा होता है, क्योंकि इसके ऊपर इस समय जादुई पेंसिल का मैजिक होता है। सभी उस पर दबाव डालते हैं कि अगर वो वाइन नहीं पी सकता है तो ड्राइंग बनाकर पैसे ले सकता है, नहीं तो उसे बाकी बचे पेशाब को पीना होगा। ये सुनकर वो कहता है कि मैं ड्राइंग कर लूंगा। ऐसा कहते वो वहाँ पे बैठ जाता है और अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर देता है। तभी हम होटल के बाहर देखते हैं कि सू फैमिली भी इस होटल में पहुंच जाती है और वो लिंक से मिलने के लिए होटल के अंदर चली जाती है। द लिंक भी थोड़ी देर के अंदर अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेता है। तब लुई उसके पास आती है और उसकी ड्राइंग को देखते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुमसे अच्छी तो ड्राइंग बच्चे भी बना लेते हैं और तुमने आखिर बनाया क्या है? ऐसा लग रहा है कि जैसे खिलौना रख दिया गया है। देखो अब तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, इसलिए अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें उस बची हुई पेशाब को पीना होगा। ये सुनकर लिंक पीने से मना कर देता है। तब सभी फोर्सफुली उसे पिलाने की कोशिश करने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेन उस चीज को ना पीने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और ये लोग उसे पिलाने की पूरी कोशिश में लगे होते हैं। जैसे ही ये लोग लिन के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, तभी यहाँ पे सू भी आ जाती है और सभी चीजों को रोक देती है। सू और सू के फादर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि सू फैमिली यहाँ पे क्या कर रही है। लड़कियां जो कि सू को देखती हैं वो उसकी खूबसूरती में खो जाती हैं, लेकिन लुई जो कि सू को देखती है उसे ऐसा लगता है कि सू यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड सैन के लिए आई है। और सैन को भी यही गलतफहमी होती है कि जिस ड्राइंग को उसने बनाकर उसे दिया था शायद वो उसे इम्प्रेस होकर यहाँ पे उससे मिलने के लिए आई है, इसीलिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन सू तो उसकी तरफ देखती नहीं है, वो लिन की तरफ देखती है और उसे मास्टर कह के बुलाने लगती है। जिस पे सैन सू को समझाते हुए कहता है कि लगता है कि मैडम आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप जिसे समझ रहे हो वो नहीं है, वो मैं हूँ जिसने वो अच्छी सी ड्राइंग बनाई थी। तब बटलर उसे धक्का देते हुए कहता है कि तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी पेंटिंग तो मिस को सबसे ज्यादा बुरी लगी थी, इसलिए तुम बीच में पढ़ने की कोशिश मत करो, वो अपना काम कर रही है, उन्हें करने दो। इसके बाद सू सभी को यहाँ से गुस्से में बाहर चले जाने के लिए कहते हैं। ये देखकर सभी यहाँ से जाने लगते हैं। हाव भी जा रहा होता है, लेकिन लिन उसे देखकर कहता है कि तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें मेरे पैसे वापस देने हैं। ये देखकर सू उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास इसके पैसे हैं? तब हाव उससे झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हर बार ऐसे ही मुझसे बहाना बनाकर मुझसे पैसे लेकर जाता है, इसके कोई पैसे मेरे पास नहीं है, और वैसे भी मैं तो आप ही के एक कंपनी के ब्रांच में काम करता हूँ, आखिर मैं किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने किसी के भी पैसे नहीं लिए हैं। लिंक कहता है कि नहीं, उसके पास मेरे पैसे हैं। तब सू गुस्से से देखती है, इसलिए वो उसके पैसे वापस कर देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये तुम अपने पैसे रख लो। और फिर वो जाने वाला होता है, लेकिन तभी सू टेबल पे रखे हुए उस पेशाब के ग्लास को देख लेती है और उसके बाद उसे कहती है कि क्या तुम सब मिलकर इसे यहाँ पे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे? तुमने तो कहा था कि ये छोटा सा मामला है। ये देखकर जो सू के डैड होते हैं वो काफी गुस्सा करते हैं, अपने गार्ड को बुलाते हैं और कंपनी से निकालने के साथ साथ वो बची कुची उस गंदी सी चीज को उसे पिलाने के लिए अपने गार्ड सबसे कह देते हैं और कहते हैं कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। इसके बाद लिन झुककर पैसे उठाने लगता है। तब बटलर और सू दोनों ही उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन लिन को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसने ओवरडोज ले लिया था। वो गिरने वाला होता है, लेकिन तभी ताओवादी मंदिर के पुजारी उसके पास आ जाते हैं और उसे एक दवा देती हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारा नशा उतर जाएगा। लेकिन उस दवा को लेकर खा लेता है। थोड़ी देर के अंदर धीरे धीरे उसका नशा उतरने लगता है। इसके बाद वो सू से थैंक्स बोलता है कि उसने उसकी बहन की जान बचाने वाले पैसे को पाने में उसकी मदद की है, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी सू के पिता सामने आते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे कोई मदद चाहते हैं। लिन कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद उसके पिता एक इम्पोर्टेंट बॉक्स को दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए इसकी ड्राइंग करनी होगी। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं इसे कर दूंगा। सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी दोस्त बाहर खड़े होते हैं और तभी यहाँ पे लुई और सैन भी उनके पास आते हैं। सभी दोस्त उनसे पूछते हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है और सू लिन की मदद करने के लिए वहाँ पे क्यों आई थी, उन दोनों के बीच में आखिर रिश्ता क्या है, क्या सू हमारे लिन को पसंद करती है? अब ऐसी बातें सुनने के बाद तो रूई के साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। रूई अपने ही दोस्तों पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके फ्रेंड इनकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, उल्टा इन्हें 2-4 बातें सुनाने के बाद इनकी इंसल्ट करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पे हाव को भी गार्ड्स लाकर फेंक देती है पेशाब को पिलाने के बाद। अब इनके साथ जो कुछ भी यहाँ पे हुआ था उस वजह से ये सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो लिन को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, वो उसे फिर से परेशान करेंगे। इधर हम लिन को देखते हैं जो कि शांति से अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेता है और सू के डैड को दे देता है। ये देखकर सू के डैड उसे पैसे देने का बात करते हैं, लेकिन लिन उनसे पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे दोस्त के पास मेरा पैसा था जिसे लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्द अपनी बहन की हार्ट सर्जरी करानी है, मुझे आप लोगों से पैसे नहीं चाहिए। ऐसे कहने के बाद वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर सू समझ जाती है कि उसे अभी भी जादुई पेंसिल के बारे में उसे नहीं पता है। तब वो डिसाइड करती है कि जब वो अगली बार मिलेंगे तब वो उसे जादुई पेंसिल के बारे में सारी बातें बता देगी। इसके बाद जादुई तरीके से जो स्केच बनी होती है वो रियल लाइफ में आ जाती है। ये देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि जादुई पेंसिल ने अपना मालिक ढूंढ लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि लिन ही है। पुजारी बताते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उस लड़की को हमें अपने परिवार में शामिल कर लेना चाहिए, नहीं तो हम उस पेंसिल का यूज नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर सू के पिता कहते हैं कि
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमारी बेटी भी बड़ी हो गई है, अगर वो उसे पसंद करती हो तो वो उसे शादी कर सकती है और उसके बाद लिन हमारे फैमिली का एक सदस्य बन जाएगा। अब शादी की बात सुनकर तो सू थोड़ी सी घबराने लगती है और वो मना करती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन जब उसके डैड उसे समझाते हैं तब सू मान जाती है और कहती है कि पहले मैं फ्रेंड बनने की कोशिश करूंगी, अगर वो मुझे पसंद आया तभी मैं उसे शादी करूंगी। इसके बाद सू के पिता उस बॉक्स को ओपन करते हैं जिसके अंदर एक चिप होता है जो कि उनकी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इधर लिन भी पैसे लेने के बाद डॉक्टर के पास पहुंच आता है और पैसे देते हुए कहता है कि आप मेरी बहन की सर्जरी की तैयारी जल्द से जल्द कर दे, लेकिन डॉक्टर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। इसलिए लिन पूछता है कि आखिर क्या बात है। तब डॉक्टर उसे बताती है कि जो हार्ट तुम्हारी बहन की बॉडी में ट्रांसफर किया जाने वाला था वो डॉक्टर ने किसी और को दे दिया है। और तभी यहाँ पे डॉक्टर भी आ जाते हैं। लिन जैसे ही डॉक्टर को देखता है वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि प्लीज मेरी बहन की जान बचा लो, लेकिन डॉक्टर लिन की कोई भी मदद नहीं कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे लुई और सैन भी आ जाते हैं। डॉक्टर जब इन दोनों को यहाँ पे देखते हैं तब वो लिन को अपनी सच्चाई बताने लगते हैं कि आखिर वो उसकी बहन की ट्रीटमेंट क्यों बीच में ही रोक दिए हैं। दरअसल डॉक्टर ने बहुत सारा ट्राई करने के बाद लिन की बहन के लिए एक हार्ट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन जैसे ही इसके बारे में लुई और सैन को पता चलता है उन्हें बदला लेने का एक मौका मिल जाता है। वो डॉक्टर से दुगने पैसे देने के बाद उस हार्ट को अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफर करने के लिए कह देते हैं, जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर को दुगने पैसे दिए होते हैं और साथ ही उन्हें अलग से भी पैसे दिए होते हैं। इसलिए डॉक्टर लिन की मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं। लिन डॉक्टर को पैसे देने की बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन डॉक्टर साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम आगे अब कुछ नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन में तो लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो सैन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी करने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक देते हैं और ये हॉस्पिटल है, ना कि कोई लड़ाई करने की जगह। अगर यहाँ पे तुमने लफड़ा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बहन की ट्रीटमेंट को बीच में ही रोक दूंगा और इसे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर दूसरी डॉक्टर उसके पास आती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है। उसके जाते ही सैन के पास किसी का कॉल आता है। सामने से मिस्टर जाओ सैन के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि हार्ट का इंतजाम हो गया है ना, अगर ये सर्जरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाती है ना तो हम तुम्हें 200 मिलियन युआन देंगे। ये सुनकर सैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि वापस अपनी बहन के पास आता है। बहन उसका उदास चेहरा देखकर उससे पूछती है कि क्या कोई गड़बड़ है। तब लिन अपनी बहन से बातें छुपाता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि बहुत ही जल्द तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है और उसके बाद तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि क्या ये सच है, इसके बाद मैं केक भी खा सकती हूँ और वैसे भी मेरा बर्थडे आने वाला है तो तुम मेरे लिए कौन सा केक लाने वाले हो। मेरे लिए तुम वेनिला केक बनाना जिसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट होंगे। जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैं सबसे पहले उसे ही खाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे लिए वैसी ड्राइंग बना सकती हो। लिन कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए कुछ भी। ऐसा कहते हुए वो उसे कुछ केक के पिक्चर दिखाता है और कहता है कि बताओ इनमें से कौन चाहिए। उसकी बहन एक केक को फाइनल करती है और उसके बाद वो केक की ड्राइंग बनाने के बाद वो अपने बहन को दे देता है। बहन ये देखकर काफी खुश हो रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे लुई अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है और कहती है कि अब तो तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मतलब कि अब तुम्हारी बहन मरने वाली है। जैसे ही बहन को ये पता चलता है वो थोड़ी सी घबराने लगती है और अपने भाई से पूछती है कि क्या ये सच है। तब लिन अपनी बहन से झूठ बोलता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन लुई सामने आ जाती है और कहती है कि तुम अभी भी अपनी बहन से भी झूठ बोल रहे हो। और फिर वो युआन से कहती है कि देखो तुम्हारा भाई कितना ज्यादा झूठा है, वो अभी तुमसे झूठ ही बोल रहा है। जिस हार्ट को वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करने वाले थे उसे सैन ने खरीद लिया है। ये सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को वहाँ से भगाने के लिए बेड पे जो कुछ भी उसे मिलता है वो उसे उठाकर उनके फेस पे मार देता है और वो कुछ और नहीं बल्कि वही केक होता है जिसे उसने अभी भी पेपर में ड्रॉ किया था। इसके बाद लिन उस केक के टुकड़े से मार मार कर इन दोनों को वहाँ से भगा देता है और उनके चले जाने के बाद उसकी बहन उसे पूछती है कि यहाँ पे केक कहाँ से आया। उसकी बातें सुनने के बाद लिन भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये तो सेम पिछली बार की तरह ही हुआ है, जिस तरीके से वो डॉग मेरे सामने अचानक से आ गया था। और तब जाके उसे रियलाइज होता है कि शायद उसके हाथ में जो सिंपल से दिखने वाली पेंसिल है वो जादुई पेंसिल हो सकती है। इसलिए वो अपने आप को एक बार कंफर्म करने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी आंखों के सामने किसी चीज को बनाकर देखेगा कि सच में उसके हाथ में जो पेंसिल है वो जादुई है भी या फिर नहीं। ऐसे सोचते हुए ड्रॉ करने के लिए बैठ जाता है और सोचता है कि उसे क्या ड्रॉ करना चाहिए। फिर उसे ख्याल आता है कि उसे सोने की ईंट को ड्रॉ करना चाहिए और फिर जैसे वो ड्रॉ करता है सच में इस बार वो जादुई पेंसिल के मैजिक को देख पाता है और उसके सामने सोने की ईंट आ जाती है, जिसे देखकर भाई और बहन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। लिंक तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब मैं फाइनली तुम्हें बचा सकता हूँ। दूसरी तरफ हम क्लब में एक मास्क पहने हुए पर्सन को देखते हैं जिसका फेस पूरी तरीके से ढका होता है और तभी यहाँ पे क्लब का ओनर उसके पास आता है और मास्क वाले पर्सन को वीडियो दिखाते हुए लिंक के बारे में बताने लगता है और कहता है कि हमें उस पर्सन के बारे में पता चल गया है जिसके पास ये जादुई पेंसिल है। हमें पता चला है कि उस पर्सन की एक बहन भी है। पर्सन का नाम मालिंग है और उसकी जो छोटी बहन है वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसे हार्ट सर्जरी की जरूरत है। और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे सोने की ईंट की बारिश हुई थी। सभी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ रही है। बॉस, अगर हम उस लड़की को पकड़ लेते हैं तो हमें जादुई कलम मिल सकता है। और हाँ, ये सारी बातें झूठ नहीं है क्योंकि कुछ समय पहले सू फैमिली की जो इकलौती बेटी है उसका जो पसंदीदा डॉग था वो अचानक से गायब हो गया था और तब सू वहाँ पे गया था और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद उस डॉग की ड्राइंग बनाई थी और अचानक से वो डॉगी पता नहीं कैसे आ गया। तो हमें ज्यादा अब टाइम वेस्ट ना करते हुए उस पेन को उससे छीन लेना चाहिए। ये सुनकर
मास्क वाला पर्सन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उस जादुई पेंसिल ने पहले ही अपने मालिक को ढूंढ लिया है। अगर हम जादुई पेंसिल सिर्फ अपने पास रखते हैं तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। हमें उस जादुई पेंसिल के साथ साथ उसके मालिक की भी जरूरत होगी और वो पर्सन लिंक ही है, इसीलिए उस पेंसिल के साथ लिंक को भी हमारे पास लेकर आना। दूसरी तरफ हम फीमेल डॉक्टर को देखते हैं जो कि युआन के लिए मेल डॉक्टर से लड़ाई कर रही होती है और कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको पता है ना कि आप जिस पर्सन को युआन के बदले में ट्रीट करने के लिए जा रहे हो और उसके हार्ट को उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, उसके पास अभी भी काफी ज्यादा समय है, लेकिन युआन के पास उतना ज्यादा समय नहीं है। आपको उससे पहले युआन को ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जो कि पहले ही पैसा ले चुका होता है वो फीमेल डॉक्टर की एक भी बात नहीं सुनता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी देने की कोशिश करती हो तो मैं तुम्हें काम से ही निकाल दूंगा। और तभी यहाँ पे लिन आता है। लिन के हाथ में पेपर होता है जो कि ऐसा लग रहा होता है कि उसके हाथ में कोई वेपन है, इसीलिए फीमेल डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिन उसे बाहर निकाल देता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। फिर वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर की तो हालत ही खराब हो जाती है और तभी वो उसके सामने पेपर रख देता है और उसके अंदर से वो बड़ा सा गोल्ड निकालता है, जिसे देखकर तो डॉक्टर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लिन कहता है कि ये बड़ा सा सोने का टुकड़ा तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मेरी बहन का ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये सुनकर तो वो सबसे पहले सोने की जांच करने के लिए उसे चेक करता है। सोना असली होता है, लेकिन फिर भी वो लिन से कुछ समय मांगता है हार्ट को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उसे सोना छीनने लगता है। तब डॉक्टर उसे कहता है कि जो हार्ट हमारे पास था वो खराब हो चुका है, इसलिए हमें दूसरा हार्ट ढूंढना होगा। ये सुनकर लिन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं हार्ट ढूंढ लूंगा। तभी बाहर से फीमेल डॉक्टर दरवाजे को नॉक करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। और तभी यहाँ पे कुछ गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि दरवाजे को जैसे ही ओपन करते हैं सामने से डॉक्टर निकलता है और फीमेल डॉक्टर से कहता है कि युआन के ऑपरेशन का इंतजाम जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो, मैं थोड़ी देर में उसके ऑपरेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं खुद ही उसके ऑपरेशन को ऑपरेट करूंगा। ये सुनकर तो डॉक्टर को काफी ऐसा लगता है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद हम लिन को देखते हैं जो कि ऑपरेशन में लगने वाली हर वो चीज को ड्रॉ करके उसे रियल में लेकर आ रहा होता है अपने मैजिकल पेंसिल की वजह से। आगे हम कुछ समय का सीन देखते हैं। यहाँ पे सैन आ चुका होता है उस पर्सन के साथ जिसके लिए उसने हार्ट को ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ पे वो डॉक्टर की तारीफ कर रहा होता है कि ये डॉक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी यहाँ पे फीमेल डॉक्टर आती है जिसे देखकर सैन उसे पूछता है कि डॉक्टर कहाँ पे है। तब फीमेल डॉक्टर उसे बताती है कि डॉक्टर तो युआन की सर्जरी कर रहे हैं और अब हमारे पास कोई भी हार्ट नहीं है। ये सुनकर तो सैन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर लिया था, आखिर डॉक्टर कहाँ पे है, मुझे उनसे बात करनी है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अब तो वो ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए जब वो बाहर आएंगे तभी तुम उनसे बात कर सकते हो, इसलिए अब तुम्हें उनका इंतजार करना होगा। अब डॉक्टर के जाने के बाद तो सैन की हालत खराब पड़ने लगती है, क्योंकि सामने मिस्टर ली होते हैं जिससे सैन ने पहले ही पैसे ले लिए होते हैं और अब उनका काम भी ये नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए मिस्टर ली उस पर काफी गुस्सा होते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि इसे बुरी तरीके से मारो और अच्छी तरीके से सबक सिखाओ। ये सुनकर तो मिस्टर ली के आदमी बहुत ही बुरी तरीके से सैन को मारते पीटते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लुई उसे संभालती है, लेकिन सैन को इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि हर बार मुझे लिन की वजह से बहुत सारी चीजें सहनी पड़ रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका साथ सू नहीं दी होगी, क्योंकि डॉक्टर कभी भी लिन का ऑपरेशन ऐसे नहीं करने वाले थे। आखिर तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के पीछे की रहस्य क्या है, हर बार वो मुझसे आगे निकल जाता है। ये सुनकर लुई कहती है कि मुझे भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। इधर हम हॉस्पिटल के बाहर क्लब के ओनर को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ लिन को ढूंढने के लिए यहाँ पे पहुंच जाते हैं और तभी सामने से सैन भी बाहर निकलता है और जैसे वो क्लब ओनर को देखता है वो उसे पहचान लेता है, क्योंकि जो क्लब ओनर होता है वो सैन के पिता का फ्रेंड होता है, इसलिए वो उसके पास आता है और लिन को सबक सिखाने के लिए कहता है। नाम सुनने पे इन्हें भी पता चल जाता है कि उन्हें भी उसी पर्सन से काम है, इसलिए ये इसके लिए हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद वो लिन को मारते हैं और उसके बाद वो उसे अपने साथ क्लब में लेकर चले जाते हैं। लिन क्लब के ओनर से कहता है कि वो उसे जाने दे, वो उसे छोड़ दे, क्योंकि वो उसे अपनी बीमार बहन का ख्याल रखना है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, तुम्हें जादुई पेंसिल का यूज मेरे लिए करना होगा। ये सुनकर वो उसे कहता है कि आपको जादुई पेंसिल के बारे में कैसे पता। तब वो उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे लिए 100 करोड़ पैसे ड्रॉ कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनकर तो लिन आगे नहीं बढ़ता है। तब वो उसे डराने के लिए उसके गले पे तलवार रख देता है। ये देखकर लिन डर जाता है और उसके लिए बहुत सारे पैसे ड्रॉ करने लगता है। क्लब ओनर जब इस सिंपल से पेंसिल को देखता है तब उसे कुछ शक होता है कि क्या ये सच में जादुई पेंसिल है भी या फिर नहीं, इसीलिए वो उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जादुई पेंसिल उसे बहुत ही तेजी से धक्का दे देती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जादुई पेंसिल सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के पास रहती है। इस बात से वो काफी खुश होता है और कहता है कि जल्दी जल्दी अच्छी तरीके से ड्रॉ करो। लिन अपनी ड्राइंग में लगा होता है। दूसरी तरफ हम उस मास्क वाले पर्सन को देखते हैं जहाँ पे एक गार्ड आकर उसे बता देता है कि किस तरीके का क्लब ओनर ने लिन को पकड़ने के बाद उसके बारे में आपको नहीं बताया और उससे वो किस तरीके से पैसे निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। ये सुनकर मास्क वाला ओनर कहता है कि वो छोटा इंसान है, इसलिए उसकी छोटी सोच है, उसे पता नहीं है कि जादुई पेंसिल से क्या क्या हासिल किया जा सकता है, इसलिए तो वो बस पैसे बना रहा है। तुम जाओ और उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाओ। इधर हम लिन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर देता है और इसके बाद वो उस पेपर को क्लब ओनर को दे देता है। क्लब ओनर पेपर मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिन दरवाजे से भाग जाता है। जैसे ये लोग लिन का पीछा करने के लिए दरवाजे को ओपन
करते हैं, दरवाजे के दूसरी तरफ बहुत सारे पैसों का पहाड़ खड़ा होता है, जिस वजह से इन्हें यहाँ से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और तब उन्हें रियलाइज होता है कि लिन ने किस तरीके से उनके ही जाल में उन्हें फंसा दिया है। इसके बाद लिन वहाँ से अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो सफल भी हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो रिलैक्स करता है और कहता है कि आज तक लोगों ने उसका बहुत ही गलत तरीके से यूज किया है, इसलिए अब वो एक ऐसा पर्सन बनेगा जिससे लफड़ा करने के बारे में या फिर उससे तबाह करने के बारे में लोग सोचने से भी डरेंगे। तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो ओपन करता है तब उसे पता चलता है कि हाल ही में उसके शहर में बैंक से एक बहुत ही बड़े रकम की चोरी हुई है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि जितना पैसा अभी अभी न्यूज में बताया जा रहा है उतना ही पैसा अभी अभी उसने क्लब ओनर के लिए ड्राइंग बनाई थी, उसके पास भी सेम इतना ही पैसा था। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये जो मेरे हाथ में जादुई पेंसिल है, मैं इस जादुई पेंसिल से जो कुछ भी बनाता हूँ वो किसी दूसरी जगह से मेरे पास आता है। मतलब कि आज तक मैंने इस जादुई पेंसिल से जो कुछ भी ड्रॉ किया है वो रियल लाइफ में कहीं और पे थी और मेरे ड्रॉ करने के बाद वो मेरे पास आई। मतलब कि इस जादुई पेंसिल के अंदर मेरे सोच से भी ज्यादा कई गुना ज्यादा मैजिक है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और तभी वो किसी ऑफिसर के पास कॉल करता है और अपना नाम बताए बिना वो पैसों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है कि बैंक से चुराए गए सारे के सारे पैसे कहाँ पे हैं। और तभी लिन के पास एक पर्सन कॉल करता है और बताता है कि उसके फ्रेंड को चोट लगा है और उसकी हालत खराब है। ये सुनकर वो उसके फ्रेंड के बारे में पूछता है कि उसका फ्रेंड इस समय कहाँ पे है और फ्रेंड का लोकेशन मिलने के बाद वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम लिन के फ्रेंड को ही देखते हैं जो कि इस समय अपने बाकी साथियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहा होता है क्योंकि इनकी कंपनी ने इनके पैसे नहीं दिए होते हैं। पैसा मांगने की वजह से कंपनी वालों ने इन पे हमला भी किया होता है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ से नहीं जाते हैं। ये अपने पैसे के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। और तभी यहाँ पे लिन भी आ जाता है। लिन अपने दोस्त से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तब उसका दोस्त सारी बातें बता देता है। इसके बाद सभी लोग ऑफिस के अंदर जाते हैं जहाँ पे और इनका मालिक कोई और नहीं बल्कि सैन ही होता है। और सैन जैसे ही लिन को यहाँ पे सही सलामत दिखता है वो उसे पूछता है कि तुम सही सलामत कैसे हो सकते हो। दूसरी तरफ हम क्लब के ओनर को देखते हैं जो कि इतना सारा पैसा पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस वालों की टीम आ जाती है और इन लोगों को पकड़ लेती है। इधर इन दोनों को भी पता चल जाता है कि लिन यहाँ पे अपने दोस्त की वजह से आया है। इसके बाद सभी लोग मिलकर अपने पैसे सैन से मांगते हैं, लेकिन सैन पैसा देने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास आप लोगों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर लिन का फ्रेंड कहता है कि हम जानते हैं कि तुम्हारे पास फंड के चुराए गए कुछ पैसे हैं जिनमें से तुम हमारे पैसे दे सकते हो। सैन कहता है कि तुम्हारी आंखें तो सच में बहुत ही ज्यादा तेज है। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिसे मैंने तिजोरी में रखा है, अगर तुम उसके अंदर से पैसे निकाल कर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। ये सुनकर वो आगे बढ़ने लगते हैं और तिजोरी से पैसा निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनसे तिजोरी नहीं खुलती है। ये देखकर सैन उन पे मुस्कुराता है और कहता है कि जब तक कोशिश करना है तब तक कर सकते हो, अगर पैसे मिल जाते हैं तो ले लेना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ऐसा कहते हुए वो उनका मजाक उड़ाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिंक कहता है कि मुझे एक बार ट्राई करने दो और फिर वो अपने मैजिकल पेंसिल का यूज करता है और उस तिजोरी पे ही ड्राइंग करने लगता है, तिजोरी से पैसा बाहर निकालने के लिए। और थोड़ी देर के अंदर वो रास्ता बना देता है और उस रास्ते से अंदर के पैसे बाहर आने लगते हैं। इधर लिव को लिन पे थोड़ा शक हो रहा होता है, इसलिए वो सैन से कहती है कि हमें इस तरीके से उन सभी को वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था, अगर वो किसी तरीके से पैसे बाहर निकाल देते हैं तो। इसकी बातें सुनकर ये भी सोच में पड़ जाता है कि आज का लिन अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, कहीं ये पैसे भी हाथ से चले गए तो बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये पैसे उसके नहीं होते हैं। इसलिए वो भागते हुए उनके तरफ जाता है, लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है कि सभी लोग पैसे लूट रहे हैं। सभी वर्कर अपने अपने अकॉर्डिंग पैसों को लूट लेते हैं, पूरा कमरा पैसों से भरा होता है। लेकिन सैन उन सभी से कहता है कि पैसे छोड़ दो, क्योंकि ये पैसे मेरे नहीं है, ये किसी और के पैसे हैं। लेकिन ये लोग इनकी बातें नहीं मानते हैं और अचानक से पैसे लेते हुए इन्हें गुमराह करते हुए वहाँ से सभी के सभी भाग जाते हैं। लिन अपने गार्ड से उन्हें पकड़ने के लिए कहता है और साथ में ये भी उन्हें पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन कुछ दूर आने के बाद सभी लोग इधर उधर भाग जाते हैं, जिस वजह से वो काफी परेशान होता है। लेकिन वो गुस्से में अपने गार्ड सबसे कहता है कि सभी लोग भाग जाए, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिंक मेरे हाथ में आ जाना चाहिए, अगर उसे मेरे पास लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दूसरी तरफ लिन भी अपने दोस्त के साथ भाग रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि बच गया है, लेकिन तभी सामने से सैन के गार्ड आते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर सैन के कहने की वजह से उसके गार्ड दोनों को ही बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और मारने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। फिर सैन सामने आता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम इन सारी चीजों से आखिर बच कैसे रहे हो, साथ ही मेरे सारे पैसे मुझे वापस लौटा दो, तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी कब्र यहीं पे खोद दूंगा। लेकिन लिन का फ्रेंड पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि ये हमारे हक के पैसे हैं, और लिन भी उसी का साथ दे रहा होता है। ये देखकर वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। ऐसे कहते हुए वो उसे मारने के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी लिन अपना तेजी से दिमाग चलाता है और जादुई पेंसिल का यूज करते हुए अपने हाथ के ऊपर ही तलवार की ड्राइंग बनाने लगता है। और जैसे सैन उस पर हमला करने वाला होता है, अचानक से उसके हाथ में तलवार आ जाती है और वो उसका सामना करने लगता है। जैसे ही सैन अचानक से तलवार को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। लिन उसे कुछ भी कहे उससे पहले यहाँ पे सू भी आ जाती है और लिन को बचाकर उसे वो अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन सैन ऐसा करने नहीं देता है। वो कहता है कि इसके पास मेरे 10 बिलियन है,
अगर पैसे दे देगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तभी लिन और उसके फ्रेंड बताते हैं कि ये उनके पैसे थे जिसे उसने धोखे से अपने पास रख लिया था। ये सुनकर सू कहती है कि तुमने सुन लिया ना कि वो तुम्हारे पैसे नहीं थे। इसके बाद वो लिन को फिर से ले जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस बार सैन इस टाइम डरता नहीं है, वो सू के सामने खड़ा हो जाता है। तब सू भी अपने बॉडीगार्ड्स को आगे कर देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और इसके बाद सू आराम से लिन को और उसके दोस्त को अपने साथ लेकर चली जाती है और सैन कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद वो जादुई पेंसिल के बारे में जैसे ही लिन को बताने वाली होती है, लिन सामने से बता देता है कि मुझे पता है कि ये जादुई पेंसिल है। सू कहती है कि तुम्हारे और इस जादुई पेंसिल की वजह से हमारी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, इसलिए तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हो। ये सुनकर लिन कहता है कि मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सैन से पीछा छूट जाए, क्योंकि वो हर बार मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। ये सुनकर लिन शांत हो जाती है और वो अपने आप से डिसाइड करती है कि वो सैन को सबक सिखाएगी। दूसरी तरफ सैन हारने के बाद जब वो वापस जा रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट उसके पास कॉल करता है और उसे बताता है कि सैन ग्रुप की वजह से कई सारी कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं और इस समय हमारी कंपनी बुरी कंडीशन में है। जो कि ये सुनकर तो सैन पूरी तरीके से टूट जाता है। घर आने के बाद भी वो अपनी कंपनी के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसकी कंपनी डूबने वाली थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो डिसाइड करता है कि इस बार चाहे सामने कोई भी हो, वो हर एक से बदला लेगा। दूसरी तरफ हम लुई को देखते हैं, उसके पास जितनी भी कीमती चीजें होती हैं जो कि सैन ने उसे दी थी, वो सभी चीजों को इकट्ठा करने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सैन की कंपनी अब बर्बाद हो गई है तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो यहाँ से भागने का फैसला करती है। लेकिन जैसे वो घर से बाहर निकलने वाली होती है, सैन उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। तब वो उसे झूठ बोलती है और कहती है कि मैं बाहर कुछ खरीदने के लिए जा रही हूँ। लेकिन सैन जान जाता है कि वो यहाँ से भागने का प्लान बना रही है, इसीलिए वो उसे टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम मुझे इस मुश्किल में डालकर आराम से यहाँ से भागना चाहती हो। मैं तुम्हें आसानी से यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने ही घर में कैद कर देता है और इसके बाद वो सू से बदला लेने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि रात के समय अकेले जा रही होती है और तभी सामने से एक गाड़ी आती है जिसमें से कुछ लड़के निकलते हैं और उसे किडनैप करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने सैन खड़ा होता है और वो उसे देखकर कहता है कि तुमने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। तो कहती है कि मेरे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली कितनी ज्यादा रिच और कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये सुनकर वो कहता है कि जब मरना ही है तो मैं अच्छी रात गुजारने के बाद मरूंगा। ऐसा कहते हुए वो शावर लेने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही सू अपना फोन निकालती है और लिन के पास कॉल कर देती है और उसे अपने बारे में बता देती है और कहती है कि जादुई पेंसिल का यूज करके तुम मुझे बचा सकती हो। ये सुनकर लेन तुरंत अपनी जादुई पेंसिल का यूज करना स्टार्ट कर देता है और उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। कुछ समय के बाद सू जब शावर लेने के बाद बाहर आता है तब वो उसे कहता है कि आज की रात बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। ये सुनकर वो उसे अपने पास ना आने के लिए कहती है। तब वो उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हें अब कहीं भी नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहते हुए जैसे वो अपने कपड़े खोलने के लिए दूसरी साइड मुड़ता है और फिर वो वापस से बेड की तरफ मुड़ता है, इतने देर में सू गायब हो गई होती है और रसिया बेड पे पड़ी होती है, जिसे देखकर सैन कुछ भी समझ नहीं पाता है कि आखिर सू यहाँ से अचानक से कैसे गायब हो गई। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जैसे ही उसकी ड्राइंग कंप्लीट होती है जादुई तरीके से सू उसके बेड पे आ जाती है। इसके बाद वो उसे पूछने के लिए उसके पास आता है कि वो कैसी है, तो सू उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे किस करने लगती है और ये दोनों फिर नाइट स्पेंड करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सैन को देखते हैं जो कि ये सारी चीजें देखकर शॉक्ड हो गया होता है और वो बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर अचानक से सैन यहाँ से कैसे गायब हो गई। अगली सुबह ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन दूसरी तरफ सैन जो कि अचानक से सू के इस तरीके से गायब हो जाने की वजह से पूरी तरीके से पागल हो गया होता है और वो इस चीज को समझ ही नहीं पाता है कि आखिर सू अचानक से उसके सामने से कैसे गायब हो सकती है। वो समझने के लिए पूरी रात ड्रिंक करते रह जाता है, जिस वजह से वो इस समय काफी ड्रंक होता है। वो समझ नहीं पाता है कि उसकी मदद आखिर कौन और कैसे कर रहा है। तभी यहाँ पे वो मास्क वाला पर्सन भी आ जाता है जो कि उसे कहता है कि मैं जानता हूँ लिंक की मदद कौन कर रहा है, अगर तुम जानना चाहते हो इसके बारे में तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये सुनकर सैन भी उसके साथ जाने लगता है और कहता है कि वैसे भी मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। फिर मास्क वाला पर्सन सैन को जादुई पेंसिल के बारे में बता देता है और बता देता है किस तरीके से लिन ने ये सारी चीजें की है। ये सुनकर वह हैरान नहीं होता है। वो कहता है कि मैं इस बात को आसानी से मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी अजीब सी चीजें होते हुए देखी है, इसलिए मुझे तुम्हारे बातों पे भरोसा है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो और जादुई पेंसिल को मेरे पास लाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें लिंक को सबक सिखाने में, उससे बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर सैन कहता है कि ठीक है। वैसे भी लिंक को परेशान करना और इसे अपने कंट्रोल में रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी एक बीमार बहन है जिसका यूज करके हम उसे धमका सकते हैं। दूसरी तरफ हम लिंक को देखते हैं, जैसे वो अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है तब वो हॉस्पिटल में उसकी बहन नहीं होती है और तभी उसके पास लुई कॉल करती है और बताती है कि उसकी बहन उसके पास है, अगर वो अपनी बहन से मिलना चाहता है तो उसके बताए गए एड्रेस पे पहुंच जाए। ये सुनकर वो तुरंत उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो देखता है कि किस तरीके से उसकी बहन को यहाँ पे बांध कर रखा गया है। वो अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तब ये लोग उसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग उस पर दबाव डालते हैं कि वो जादुई पेंसिल इनके हवाले कर दे। लिंक जादुई पेंसिल देने से साफ साफ मना कर देता है। तब वो मास्क वाला पर्सन सामने आता है और अपने चेहरे से कपड़े को हटाता है। सभी देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि सामने वाला पर्सन विदेशी पर्सन होता
होता है ये जापान का होता है और ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जादुई पेंसिल को ले जाने के लिए आया होता है। सन कहता है कि इस समय मेरे परिवार और मेरी कंपनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और मुझे इसकी मदद करके ही इन सारी चीज से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, इसलिए मैं इसकी पूरी मदद करूंगा। ऐसा कहते हुए वो उसे बुरी तरीके से पीटता है और उसे जादुई पेंसिल छीन लेता है। लिन कहता है कि जादुई पेंसिल पाने के बाद भी तुम सब इसका यूज नहीं कर सकते हो। तब जापानी पर्सन उसे कहता है कि मैं इसके यूज आसानी से कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस जादुई पेंसिल को अपने वश में कैसे किया जाता है। तभी वो जादुई पेंसिल अपने असली रूप में आ जाती है और लिन से बातें करने लगती है और कहती है कि ये लोग जादू टोना का यूज करके मुझे अपने वश में कर सकते हैं, तुम मुझे प्लीज बचाओ। लेकिन तभी वो जापानी पर्सन उस जादुई पेंसिल को अपने कैद में कर लेता है और जब लिन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तब वो लिन को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर जादुई पेंसिल कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पाना इतना ज्यादा आसान है, और फिर वो अपने मास्टर को मतलब कि अपने रखवाले के पास अपनी लोकेशन भेज देता है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे छोटा लड़का आ जाता है जादुई पेंसिल को बचाने के लिए। छोटे बच्चे को यहाँ पे देखकर सभी लोग उसे कमजोर समझते हैं और जापानी पर्सन भी उससे सबक सिखाने के लिए मैसेज करता है, लेकिन ये लड़का सब में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए ये थोड़ी देर के अंदर सभी को एक एक करके खत्म कर देता है। और इसके बाद जापानी पर्सन डर जाता है। तब जादुई पेंसिल भी इसके बारे में बताने लगता है कि ये पर्सन उसके ऊपर जादू टोना करने वाला था। ये सुनकर छोटा पर्सन एक ही बार में जापानी पर्सन को मारकर खत्म कर देता है। फिर लिन भी आगे बढ़कर अपनी बहन को बचाने लगता है और रस्सियां खोलने लगता है। इतनी ही देर में छोटा बच्चा अपने जादुई पेंसिल को अपने पास लेता है और वापस से स्वर्गलोक में चला जाता है। उसके जाते ही सू यहाँ पे अपने लोगों के साथ आ जाती है और उसके बाद सैन और लू को अपने साथ लेकर जाने लगती है। लू और सैन दोनों ही लिन और सू से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उन्हें छोड़ दे, वो उन्हें जाने दे, लेकिन कोई भी इन दोनों को नहीं छोड़ता है और इन्हें पुलिस के हवाले करने के लिए सू के आदमी इसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद सामने आता है और कहता है कि जादुई पेंसिल वापस स्वर्गलोक में चली गई है और शायद अब मेरी जरूरत तुम्हारे परिवार को ना हो। ये सुनकर सू उसके कानों को खींचने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और इसके बाद तीनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और इस सिंपल ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके पास भी कोई जादुई पेंसिल होती तो आप उससे क्या बनाते मुझे कमेंट में ये भी बताना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।